प्रिय छात्र छात्राओं, आज सीआरपीसी में आपका एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। कंपटीशन की दृष्टि से आपका वह चैप्टर जो शुरू होगा वह चैप्टर 12 होगा, यानी कि पुलिस को अपराधों की सूचना और पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन, ये हमें शुरू करना है। आपका सर्वप्रथम आपका एफआईआर पढ़ने से पहले कुछ कंसेप्ट बनाया जाता है और तब एफआईआर के बारे में जितने क्वेश्चन प्री और मेंस में बने हैं और बन सकते हैं सबको बताया जाएगा। आइए, जब कोई ऑफेंस होता है, यानी कि जब कोई अपराध होता है, तो सीआरपीसी को यानी कि दंड विधि को दो प्रकार से गतिशील किया जा सकता है। यानी कि जब कोई ऑफेंस होता है या अपराध होता है तो उस अपराध के बारे में कार्यवाही सीआरपीसी के तहत दो प्रकार से की जा सकती है। पहला प्रकार ये है कि उस अपराध का इन्फॉर्मेशन दिया जाए, सूचना दी जाए, यानी कि उस अपराध की सूचना दी जाए। और सूचना किसको दी जाए? तो पहला तरीका है ऐसी सूचना थाने के भारसाधक अधिकारी, यानी कि पहला तरीका ये है कि अगर कोई ऑफेंस होता है तो आप दंड विधि को गतिशील कर सकते हैं और उस अपराध की सूचना थाने के भारसाधक अधिकारी को देकर। आपका सीआरपीसी एक और तरीका बताती है जहां कि आप ऑफेंस के बारे में, अपराध के बारे में दंड विधि को गतिशील कर सकते हैं, और वह तरीका है मजिस्ट्रेट के समक्ष कंप्लेंट करके, यानी कि परिवाद करके। आइए पहले एक कंसेप्ट को बनाया जाए। पहले ऑफेंस को देखा जाएगा, यानी कि अपराध को देखा जाएगा। आपका अपराध को आईपीसी में सेक्शन 40 में स्पष्ट किया गया है, जबकि जहां तक सीआरपीसी की बात है, सीआरपीसी में अपराध या ऑफेंस को 2N में डिफाइन किया गया है। फिर एक बार इसको देखिए। सीआरपीसी पहले ऑफेंस देखा जाए। ऑफेंस को आईपीसी की धारा 40 यानी कि 40 में स्पष्ट किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि अपराध का मतलब क्या हुआ। तो अपराध का मतलब हुआ, ऑफेंस का मतलब हुआ जो कार्यालोप आईपीसी के तहत दंडनीय है या स्पेशल लॉ के तहत दंडनीय है, यानी कि विशेष विधि के तहत दंडनीय है, या लोकल लॉ के तहत दंडनीय है, यानी कि स्थानीय विधि के तहत दंडनीय है। यानी कि जो आईपीसी के तहत ऑफेंस है वह भी ऑफेंस माना जाएगा। स्पेशल लॉ के तहत और लोकल लॉ के तहत जिन कार्यों को ऑफेंस घोषित किया गया है उसे भी ऑफेंस माना जाएगा। सीआरपीसी की धारा 2N में भी ऑफेंस या अपराध को डिफाइन किया गया है।
इसमें आपका बताया गया है कि ऐसा कार्यालोप जिसे तत्समय प्रवृत्ति विधि द्वारा यानी कि वर्तमान समय में अर्थात प्रेजेंट टाइम में लागू कानून द्वारा दंडनीय बनाया गया हो और इसके अंतर्गत पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की धारा आपका की धारा आपका 20 में जिसके तहत कंप्लेंट किया जा सकता है, परिवाद किया जा सकता है, उसे भी ऑफेंस माना जाएगा। यानी कि सीआरपीसी की धारा 2N में अपराध को परिभाषित किया गया है। अब हमें इसके आगे बढ़ना है। अगर कोई ऑफेंस होता है तो दंड विधि को दो यदि कोई ऑफेंस होता है तो आप दंड विधि को आप दो प्रकार से गतिशील किया जा सकता है, अर्थात सीआरपीसी में दो तरीके बताए गए हैं जिसके तहत आप ऐसी दशा में सीआरपीसी को गतिशील कर सकते हैं, अर्थात अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि उस ऑफेंस की सूचना या इन्फॉर्मेशन पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को दी जाए। यानी कि पहला तरीका ये है कि उस अपराध की सूचना पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को दी जाए। अगर अपराध की सूचना पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को दी जाती है तो सीआरपीसी का अध्याय 12 अप्लाई करेगा, अध्याय 12 अप्लाई करेगा, धारा 154 से लेकर 176। यानी कि अब इसको थोड़ा बहुत हम आगे बढ़ाते हैं। चूँकि ये दिया है कि आपका फिर एक बार याद रखिए, अगर अपराध की सूचना पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को दी जाती है तो ऐसी दशा में सीआरपीसी का चैप्टर 12 अप्लाई होगा और सेक्शन जो अप्लाई होंगे 154 से लेकर 176। गंभीरता के आधार पर सीआरपीसी के तहत अपराधों को दो वर्गों में बांटा गया है। यानी कि गंभीरता के आधार पर सीआरपीसी में अपराधों को दो वर्गों में बांटा गया है। एक कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी कि संज्ञेय अपराध और दूसरा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी कि असंज्ञेय अपराध। गंभीरता के आधार पर और रिपोर्ट दर्ज करने के भी आधार पर सीआरपीसी के तहत ऑफेंस को दो क्लाज में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी कि संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध का मतलब हुआ गंभीर अपराध। संज्ञेय का शाब्दिक अर्थ होता है गंभीर या सीरियस। और दूसरा आपका जो अपराध का वर्गीकरण किया गया है वह है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस या असंज्ञेय अपराध। जहाँ तक संज्ञेय अपराध की बात है,
संज्ञेय अपराध की जो डिफिनीशन दी गई है आपका सीआरपीसी की धारा 2C में दी गई है, और जो असंज्ञेय अपराध की डिफिनीशन दी गई है वह सीआरपीसी की धारा 2L में। फिर एक बार समझिए, संज्ञेय अपराध को सीआरपीसी की धारा 2LC में डिफाइन किया गया है, और असंज्ञेय अपराध को सीआरपीसी की धारा 2L में डिफाइन किया गया है। अब पहले इसकी परिभाषा एक लाइन शुरुआती दौर में जाननी चाहिए। देखिए 2C में ये बताया गया है कि संज्ञेय अपराध या संज्ञेय मामला से ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती हैं, और 2L में इसके विपरीत असंज्ञेय अपराध या साधारण मामले दिए गए हैं जिसमें स्पष्ट किया गया है कि असंज्ञेय अपराध या असंज्ञेय मामले से ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को वारंट के बिना या मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना अरेस्ट नहीं कर सकता, गिरफ्तार नहीं कर सकता। अर्थात अब कौन मामले संज्ञेय माने जाएंगे, कौन असंज्ञेय माने जाएंगे, इसका उल्लेख स्पष्ट रूप से सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल में किया गया है। प्रथम अनुसूची में, प्रथम अनुसूची में अपराधों का उल्लेख है। उन अपराधों के आगे स्पष्टतः यह लिखा गया है कि कौन मामले संज्ञेय माने जाएंगे और कौन असंज्ञेय। अब आइए, अब सूचना दिलवाइए। चूँकि हम पहला तरीका बता रहे हैं कि अगर कोई ऑफेंस होता है तो पहला तरीका ये है कि उस अपराध की सूचना आप दे सकते हैं थाने के भार साधक अधिकारी को, और ऐसी दशा में आपका कह सकते हैं कि अब अपराधों का दो वर्ग हो गया, एक कॉग्निजेबल और दूसरा नॉन कॉग्निजेबल। यदि सूचना आपका संज्ञेय अपराध में दी जाती है तो ऐसी दशा में यह सूचना किस धारा में दी जाती है, तो यदि सूचना कॉग्निजेबल ऑफेंस में दी जा रही है तो यह सूचना जो दी जाएगी ये सीआरपीसी की धारा 154 के तहत दी जाएगी। यहाँ भी प्री में क्वेश्चन बना है, वह क्वेश्चन ये बना है कि एफआईआर किस मामले में दर्ज होता है, संज्ञेय की असंज्ञेय की दोनों। तो आपका जवाब रहेगा एफआईआर केवल और केवल संज्ञेय मामले या अपराध में दर्ज होता है। तो अगर मामला कॉग्निजेबल है तो ऐसी दशा में उसकी सूचना दी जाएगी, इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को, और वह इन्फॉर्मेशन सीआरपीसी की धारा 154 के तहत दिया जाएगा, और इसे जब वह इन्फॉर्मेशन दर्ज कर लिया गया तो इसे ही एफआईआर कहा जाता है। यानी कि एफआईआर किस मामले में दर्ज होता है, तो आपका जवाब रहेगा कॉग्निजेबल मामले में एफआईआर किस धारा में दर्ज होता है, तो सीआरपीसी की धारा 154। अगला कंसेप्ट बनाइए, यदि मामला असंज्ञेय है
तो ऐसी दशा में जो पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को सूचना दी जाएगी, वह सूचना आपका दी जाएगी, कह सकते हैं कि सेक्शन 155, यानी कि यदि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो ऐसी दशा में इसकी सूचना आप दे सकते हैं पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को। सेक्शन चेंज होगा और वह सेक्शन आप देखेंगे 155, और इसमें एनसीआर दर्ज होती है, यानी कि नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, असंज्ञेय मामलों में प्रतिवेदन दर्ज होता है आपका 154 में। इस प्रकार आपका पहला तरीका बताया गया कि अगर पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को आप सूचना देते हैं तो सीआरपीसी का अध्याय 12 अप्लाई होगा और सेक्शन 154 से लेकर 176। दूसरा देखिए, दूसरा तरीका अपराध के बारे में दंड विधि को गतिशील करने का ये है कि आप कंप्लेंट करिए या परिवाद करिए या इस्तिगासा करिए, इस्तिगासा भी कहा जाता है। तो जब भी परिवाद आप देखेंगे तो परिवाद अगर मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद या कंप्लेंट किया गया है तो ऐसी दशा में सीआरपीसी का अध्याय 15 अप्लाई होगा और सेक्शन 200 से लेकर 203, और परिवाद की परिभाषा दी गई है 2D। देखिए आपका, यदि मजिस्ट्रेट के समक्ष कंप्लेंट किया गया है तो पहले कंप्लेंट जानिए। परिवाद या कंप्लेंट या इस्तिगासा की परिभाषा सीआरपीसी की धारा 2D में दी गई है। जो सबसे महत्वपूर्ण है कि परिवाद सदैव मजिस्ट्रेट के समक्ष किया जाता है। दूसरा पॉइंट, यह लिखित या मौखिक हो सकता है। तीसरा पॉइंट, इसमें मजिस्ट्रेट से कार्यवाही की मांग की जाती है। चौथा पॉइंट ये हुआ कि परिवाद अपराध के बारे में किया जाता है, और यही क्वेश्चन अच्छे से आपको तैयार रखना है कि परिवाद किस अपराध में, संज्ञेय अपराध की असंज्ञेय यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस की नॉन कॉग्निजेबल की दोनों में। तो आपका जवाब रहेगा दोनों में, क्योंकि अपराध शब्द का उल्लेख है, संज्ञेय असंज्ञेय शब्द का नहीं। तो जैसे ही अपराध शब्द आया इसका मतलब ही हुआ कि जो कंप्लेंट किया जाएगा वह संज्ञेय मामलों में भी होगा, असंज्ञेय में भी होगा, कोई रोक टोक नहीं है, और ये मजिस्ट्रेट के समक्ष होगा। मजिस्ट्रेट से कार्यवाही की मांग की जाती है। तो जब परिवाद मजिस्ट्रेट के समक्ष हुआ है और मजिस्ट्रेट कार्यवाही को आगे बढ़ाता है तो ऐसी दशा में मजिस्ट्रेट आपका अध्याय 15 से गवर्न होगा, और अध्याय 15 में धारा 200 से लेकर 203 यानी कि 200 से लेकर 203 तक की प्रक्रिया का पालन करेगा। तो आपका दो तरीका बताया गया आपका अपराध में कह सकते हैं कार्यवाही करने का। अब आइए पहला तरीका हम शुरू करते हैं, और पहला तरीका ये है कि आपका कह सकते हैं कि आपका किसी अपराध की सूचना थाने के
भार साधक अधिकारी को दिया जाए। देखिए, आपका संज्ञेय अपराध में हम चल रहे हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस या संज्ञेय अपराध या संज्ञेय मामला। पहले सेक्शन तोड़ लेना है कि कौन कौन आपको सेक्शन पढ़ना है। तो सीआरपीसी की धारा एक तो 2C पढ़ना है, इसके बाद सीआरपीसी की धारा 154 पढ़ना है मुख्य रूप से, यानी कि आपका 154 पढ़ना है। फिर ये सीआरपीसी के बाद आपका कुछ आईपीसी की भी धाराएं पढ़नी हैं, और आईपीसी की जो धाराएं मुख्य रूप से पढ़नी हैं वह 211 पढ़ना है। फिर आपका 180 180 पढ़ना है, 166 ए पढ़ना है। यानी कि आईपीसी में आप 3 धाराएं कवर करेंगे मुख्य रूप से, 211, 211, 180 और 166 ए, 3 धाराएं आईपीसी में पढ़ेंगे। फिर आपका साक्ष्य अधिनियम में भी पढ़ना पड़ेगा। साक्ष्य अधिनियम में तो कई धाराएं हैं, लेकिन मुख्य रूप से आपका जो पढ़ना है वह 32 हम देखेंगे, और भी सेक्शन हम देखेंगे आपका, लेकिन मुख्य रूप से 32। इसके बाद आपका संविधान भी पढ़ना है, और संविधान में जो आपको पढ़ना है आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 मुख्य रूप से पढ़ना है। फिर आपका इसी के साथ पुलिस अधिनियम भी पढ़ा जाता है। पुलिस अधिनियम 1861। तो पुलिस अधिनियम में न देकर उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन 1861 का जो प्रारूप पढ़ना है वह एफआईआर का प्रारूप है 341 में, और एनसीआर का प्रारूप है 347। और भी धाराएं हैं, लेकिन एक एक करके आपका शुरुआत किया जाए। देखिए, सबसे पहले आपका कोरिलेट कुछ कर दिया जाए, और तब आपका 154 को एक एक पॉइंटों में शुरू किया जाए। देखिए, संज्ञेय अपराध या संज्ञेय मामले की परिभाषा 2C में दी गई है। अगर मामला या अपराध कॉग्निजेबल है, संज्ञेय है, तो इसकी सूचना थाने के भार साधक अधिकारी को दी जा सकती है, और यह सूचना सीआरपीसी की धारा 154 के तहत दी जाती है। अब ये आया कि जब ये सूचना दे दी गई तो आपका डिटेल में हम अभी बताएंगे, पहले कुछ को रिलेशन हो जाए ताकि कुछ सेक्शन कवर हो। जब ये सूचना दी जाती है तो ये सूचना दर्ज की जाएगी, और आपका 3 प्रतियों में दर्ज की जाएगी, और जब ये सूचना दर्ज हो जाती है उसी को फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं, या प्रथम सूचना प्रतिवेदन कहते हैं, जिसके बारे में डिटेल में हम अभी बताएंगे। अब ये जो सूचना है ये किस प्रारूप में लिखी जाएगी, इसके लिए जो मॉडल दिया गया है
यानी कि एफआईआर का जो प्रारूप उत्तर प्रदेश में दिया गया है वह दिया गया है उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन 1861 का फार्म या प्रारूप 341 में। अब आइए आपका आईपीसी देखा जाए। आईपीसी में आपका 3 सेक्शन अति महत्वपूर्ण है, और भी हो सकते हैं, लेकिन 3 सेक्शन आपका कवर करना है। पहला सेक्शन ये है आपका 311, काफ़ी इंटरव्यू में भी पूछा गया है कि जो फॉल्स एफआईआर होती है या जो झूठी एफआईआर होती हैं, मिथ्या एफआईआर होती हैं, यानी कि जो व्यक्ति मिथ्या एफआईआर दर्ज कराया है वह आईपीसी की किस धारा के तहत दंड का भागी होगा। तो आपका जवाब रहेगा आईपीसी की धारा 211 के तहत, यानी कि आईपीसी की धारा 211 के तहत। फिर आपका जो एफआईआर दर्ज होती है आपका उस पर दर्ज हो जाने के बाद उस पर हस्ताक्षर होते हैं या अंगूठा चिन्ह लगाया जाता है, सूचनादाता का भी अंगूठा चिन्ह या हस्ताक्षर और पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी का भी। अब यहाँ क्वेश्चन आपका बनता है कि यदि सूचनादाता एफआईआर दर्ज करा देता है लेकिन अंगूठा चिन्ह लगाने से या आपका कह सकते हैं कि हस्ताक्षर करने से इनकार कर देता है, तो ऐसा सूचनादाता, ऐसा इंफॉर्मेशन देने वाला आईपीसी की किस धारा के तहत दंड का भागी होगा। तो वह आईपीसी की धारा है 180, यानी कि 180। अब एक नई धारा भी जुड़ी है और वह धारा है 166A। अगर पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी एफआईआर दर्ज करने से इनकार करता है तो ऐसी दशा में वह पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी आईपीसी की धारा 166A के तहत दंड का भागी होगा। यानी कि भले ये धाराएं हम बता रहे हैं आपको, लेकिन समाज में ये धाराएं बहुत कम अप्लाई होती हैं, ये भी सही बात है, लेकिन आपका प्रावधान निश्चित रूप से है कि ऐसे प्रावधान निश्चित रूप से कानून में दिए गए हैं। तो 3 धाराएं कम से कम आईपीसी की पढ़ेंगे। अब आ जाइए एविडेंस एक्ट। अलग से भी मेंस में क्वेश्चन बनता है कि एफआईआर का एविडेंशियल वैल्यू बताइए, साक्षिक मूल्य बताइए। तो एफआईआर का एविडेंशियल वैल्यू भी पूछा जाता है, उसको भी आपको बताया जाएगा। लेकिन अगर एफआईआर दर्ज कराने वाला मर गया एफआईआर दर्ज कराने के बाद और उसने एफआईआर में अपने मृत्यु के कारणों को बताया है या उस संव्यवहार की परिस्थिति को बताया है जिसमें उसकी मृत्यु हुई, तो ये एफआईआर कन्वर्ट हो जाएगा डीडी में, यानी कि डाइन डिक्लेरेशन में, और एविडेंस की धारा 32 के क्लाज 1 में आ जाएगा और इसे मृत्युकालिक कथन या मृत्युशैया का कथन या डाइन डिक्लेरेशन माना जाएगा। आइए हम देखते हैं संविधान में, देखते हैं 2 अनुच्छेद महत्वपूर्ण है। क्या एफआईआर को कैंसिल
या निरस्त किया जा सकता है, तो अच्छे से तैयार रखना है। जब एक बार एफआईआर दर्ज हो गई तो सामान्यतः उसे निरस्त या कैंसिल नहीं किया जा सकता। यानी कि जब एक बार एफआईआर दर्ज हो गई तो सामान्यतः उसे निरस्त नहीं किया जा सकता, लेकिन केवल और केवल भारत में दो न्यायालयों को अधिकार प्राप्त है कि वह एफआईआर को निरस्त कर सकें, और वह आपका कह सकते हैं कोर्ट है। आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय हैं और 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट। यानी कि एफआईआर को अगर निरस्त करना है तो भारत में केवल दो न्यायालय सक्षम हैं, उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट और दूसरा सुप्रीम कोर्ट। अब वो भी पूछा जाता है कि एफआईआर किन आधारों पर निरस्त कराई जा सकती है, ये पूछा जाता है। इस प्रकार आपका कुछ को रिलेट कराया गया। अब आइए आपका देखिए आपका क्वेश्चन कैसे बनता है। पहले क्वेश्चन का मॉडल बनाया जाए। देखिए आपका मेंस के लिए कैसे क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन ये बन गया कि एफआईआर को परिभाषित करिए, और परिभाषित करते हुए एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया का उल्लेख करिए। यानी कि एफआईआर को डिफाइन करिए और एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया का उल्लेख करिए। ये पहला मॉडल बनता है। दूसरा मॉडल इसी में बन जाता है कि एफआईआर का साक्ष्य में क्या महत्व है, यानी कि एविडेंशियल वैल्यू बताइए या साक्ष्यिक मूल्य बताइए। ये दूसरा मॉडल। तीसरा मॉडल जो बनता है कि एफआईआर को कब निरस्त किया जा सकता है, उन प्रावधानों का उल्लेख करिए। यानी कि एफआईआर का निरस्तीकरण कैंसिलेशन। चौथा आपका बना भी है कि अगर एफआईआर विलंब से या डिले से दर्ज कराई जाती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी आपका पूछा जाता है कि डिले हो गया या विलंब हो गया एफआईआर दर्ज कराने में तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। फिर एफआईआर का एम पूछा जाता है, उद्देश्य पूछा जाता है कि एफआईआर का क्या उद्देश्य है, क्या एम है। यानी कि कुल मिलाकर आपका 4-5 क्वेश्चन इधर अच्छे अच्छे बनते हैं और एक एक क्वेश्चनों को आपका सतर्क होकर देखना है। देखिए आपका पहला क्वेश्चन हम उठाते हैं। आपका जो हाँ एक और क्वेश्चन बनता है, एफआईआर कब सारवान साक्ष्य माना जाएगा। यानी कि एफआईआर कब आपका सब्सटेंसिव एविडेंस या सारवान साक्ष्य माना जाएगा। ये भी आपका क्वेश्चन बनता है। और आपका इसके बाद बनता है कि अगर अभियुक्त ने, यानी कि जो अपराध किया है, अगर अभियुक्त ने ही एफआईआर दर्ज की है तो उस एफआईआर का क्या महत्व होगा। यानी कि उसके खिलाफ एविडेंस में किस रूप में वह एफआईआर प्रस्तुत किया जाएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन बनता है।
तो आइए एक एक करके आपका इसको देखा जाए और एक एक बिंदुओं को। पहले एफआईआर के बारे में सामान्य बात बता दिया जाए, तब आपका डिफिनीशन और एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया का उल्लेख किया जाए। देखिए, एफआईआर का आपका इसका फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट यानी कि प्रतिवेदन। यहाँ से देखिए आपका इंटरव्यू में क्वेश्चन बना है। क्वेश्चन ये बना है कि भाई प्रथम इत्तिला मने सूचना, प्रतिवेदन मतलब रिपोर्ट होता है, और प्रथम मतलब फर्स्ट। पहले एफआईआर का पूरा नाम बता दिया जाए। एफआईआर का पूरा नाम है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इसको कहते हैं प्रथम सूचना प्रतिवेदन या प्रथम इत्तिला रिपोर्ट या प्रथम सूचना रिपोर्ट या प्राथमिकी भी कहते हैं। प्राथमिकी दर्ज की गई, प्राथमिकी भी कहते हैं। उर्दू में इसे कहा जाता है रपट इब्तेदाई। फिर एक बार बताया जाए, उर्दू में इसे कहा जाता है रपट इब्तेदाई। रपट इब्तेदाई आपका कह सकते हैं तमाम गाने भी इस पर बने हैं। और चूंकि ऑनलाइन क्लास चल रहा है, अतः उदाहरण जो दिए जाते थे ऑफलाइन क्लास में थोड़ा कम कर दिए गए हैं। और आपका फिर भी एक उदाहरण आपका बताया जा रहा है रपट इब्तेदाई पर। गांव के लोग आज भी ज़्यादातर रपट ही कहते हैं कि रपट दर्ज हो गई, यानी कि, लेकिन एफआईआर को रपट इब्तेदाई कहा जाता है। तो आपका पूर्वांचल में और बिहार में काफ़ी गाने प्रसिद्ध होते हैं। आपका भोजपुरी गायक काफ़ी हैं, और वहीं आपका एक गाना भी इस पर बना है। और वह गाना आपका बना है कि एक औरत अपने पति के साथ मेले में जाती है, उसका पति खो जाता है, तो वह मेले में जो थाने होते हैं उस थाने पर जाती हैं और अपने पति के गुम होने या खोने की रपट दर्ज कराती हैं। और उसी पर गाना भी बना है। गाना भोजपुरी में है, और वह गाना है कि हमरी रपटिया लिखली दरोगा जी, सैया हेराई गईले मेला में। यानी कि हमारी रपटिया लिखली दरोगा जी, सैया हेराई गईले। सैया मतलब कि हस्बैंड। सैया हेराई गईले मेला में। यानी कि उर्दू में इसे रपट इब्तेदाई कहा जाता है। अब जो क्वेश्चन आपका इंटरव्यू में कई जगह बना है कि आखिर सूचना प्रतिवेदन के आगे माने पहले प्रथम क्यों रखा गया, फर्स्ट क्यों है। इसकी तुलना आप जब भी करिएगा, प्रथम शब्द तो हम बता ही रहे हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट से उठाकर पढ़िएगा। देखिए, आपका अधिकार तमाम है, लेकिन जो हमारे संविधान के भाग 3 में अधिकार दिए गए हैं, उसके आगे फंडामेंटल या मौलिक या मूल शब्द रखा गया है, यानी कि मूल अधिकार। इसका मतलब ये भी इंटरव्यू में आया है कि मूल का मतलब क्या हुआ।
फंडामेंटल का मतलब क्या हुआ? क्यों इसे फंडामेंटल राइट ही कहा जाए? क्यों नहीं इसे भी केवल राइट कहा गया? तो उसका उपाय हम बता रहे हैं कि मूल अधिकार मूल इसलिए कहा गया क्योंकि ये अधिकार व्यक्तियों के लिए आवश्यक ही नहीं बल्कि अपरिहार्य या कंपलसरी माने गए हैं। यानी कि इसके बिना ये अधिकार अनिवार्य रूप से व्यक्तियों को चाहिए, ये आवश्यक ही नहीं, निसेसरी ही नहीं, कंपलसरी हैं। अतः कंपलसरी होने के कारण अधिकार के आगे फंडामेंटल या मूल शब्द रखा गया है। सेम उसी प्रकार क्वेश्चन आ जाइए सीआरपीसी में कि सीआरपीसी में ये सूचना प्रतिवेदन के आगे माने प्रथम क्यों शब्द रखा गया है? तो आपका जवाब रहेगा कि कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना यानी कि संज्ञेय अपराध की सूचना समाज का कोई भी व्यक्ति पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को दे सकता है। अतः यह संभव है कि एक ही मामले या एक ही अपराध की सूचना एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा दी गई हो। तो जो सूचना समय की दृष्टि से प्रथम होगी वहीं एफआईआर के रूप में मान्य होगी। यानी कि ये नियम इसलिए बनाया गया, प्रथम इसलिए रखा गया है कि वह जो कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन है वह टाइम या समय की दृष्टि से प्रथम होनी चाहिए। यानी कि एक ही मामले में अगर दूसरा तीसरा चौथा एफआईआर दर्ज कराई जाती हैं तो उसका प्रभाव क्या होगा ये आगे हम केस के माध्यम से बताएंगे। लेकिन आपका प्रथम शब्द क्यों रखा गया ये हमने बताया कि वह सूचना समय की दृष्टि से प्रथम होती है, फर्स्ट होती है, इसलिए प्रथम शब्द आपका रखा गया है। इसके बाद आइए जहाँ तक एफआईआर की बात है, आपका फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बताया गया। अब एफआईआर को परिभाषित करिए तो सीआरपीसी में स्पष्टतः एफआईआर को परिभाषित नहीं किया गया है। देखिए आपका 15 मिनट का ब्रेक रहेगा, इसके बाद आपका आईपीसी चलेगी। एफआईआर की परिभाषा और अन्य बातें कल आपको और डिटेल में बताई जाएंगी। 15 मिनट का ब्रेक रहेगा और उसके बाद आपका आईपीसी चलेगी। धन्यवाद।